हेलो बच्चों, कैसे हो? पिछले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज जो है उनके प्रॉपर्टीज की बात कर रहे थे। एक दो प्रॉपर्टी और बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेज या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हो, दोनों सेम ही चीज है, पर यूनिट एरिया। जैसे मान लो कहीं भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस टाइप से है, इस टाइप से है, मान इलेक्ट्रिक लाइन से। अब मुझे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है और एक इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, दोनों पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो पर यूनिट एरिया अगर यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे यूनिट एरिया ड्रॉ करें और यहाँ पे यूनिट एरिया ड्रॉ करें, दोनों एरिया बराबर हो, बड़ा पता नहीं होगा। यहाँ पे यूनिट एरिया ड्रॉ करें, यूनिट एरिया जितने नंबर ऑफ लाइंस यूनिट एरिया में क्रॉस करेगा वही उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी बोल सकते हो पर यूनिट। ये बताता है कि कहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा। तो जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहाँ पर नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया कम होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम है। या वैसे देख सकते जहाँ पे डेंस एरिया लाइंस हो वहाँ पे फील्ड ज्यादा होगा, जहाँ पे जो है रेयरर लाइंस हो वहाँ पे फील्ड जो होगा कम होगा। तो ये पे जो है डेंसर लाइंस है और बी पॉइंट पे रेयरर लाइंस फैला फैला है। तो जहाँ पे डेंसर लाइंस होगा वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, जहाँ पे रेयरर लाइंस हो वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। जैसे मान लो कि पॉइंट चार्ज है, इसके कारण अगर फील्ड की बात करोगे, लाइंस की बात करोगे, किस तरह से होता है? इधर भी डायरेक्शन पता होगा कि यहाँ पे फील्ड ज्यादा होता है, इसके कंपेयर मान लीजिए ए पॉइंट ए वाला बी पॉइंट है, ए पे फील्ड ज्यादा होता है, बी पे फील्ड कम होता है। तो हम लोग बात करते थे कि वो यार इसका दूरी ज्यादा तो फील्ड कम। तो यहाँ पे अगर यूनिट एरिया लोगे और भी फील्ड जा सकता है। ये इमेजिनरी लाइन होता है, बहुत सारा फील्ड जा रहा होगा, बहुत सारा लाइंस जा रहा होगा, इसमें कुछ लाइंस हम लोग ड्रॉ करते हैं। यहाँ से ऐसे हो सकता है, यहाँ से और ऐसे हो सकता है, यहाँ पे यूनिट एरिया ड्रॉ करो तो देखो सेम एरिया होगा। तो देखो यहाँ पे लाइंस का डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ पे लाइंस का डेंसिटी कम है। यहाँ डेंसर लाइन है, यहाँ रेयरर लाइन, यहाँ फैल गया लाइंस। तो जहाँ लाइंस फैल जाएगा वहाँ फील्ड कम होगा, जहाँ पे डेंसिटी ज्यादा होगा, लाइन से एकदम नजदीक होगा वहाँ पे इंटेंसिटी कम होगा। अभी यहाँ पे इंटेंसिटी ज्यादा होगा, यहाँ इंटेंसिटी कम होगा। यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, वहाँ इंटेंसिटी भी ज्यादा होगा। ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगा, बी पे इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगा। यहाँ डेंसर लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा, यहाँ रेयरर लाइंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम। तो जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस का डेंसिटी ज्यादा होगा वहाँ फील्ड ज्यादा होगा, जहाँ इलेक्ट्रिक लाइंस का जो डेंसिटी है कम होगा वहाँ फील्ड कम होगा। तो एक चीज ध्यान रखोगे। ये तुम्हारा जो प्रॉपर्टी है इसको नोट डाउन कर लो। आगे बात करते हैं, जो एक और प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं। एक्चुअली यही जो डिस्कशन है आगे हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड होता है, ये जो डिस्कशन है, ताकि वहाँ पे बात करूंगा मैं इसको लेकर। नेक्स्ट पॉइंट, मान लो कोई चार्ज पार्टिकल को इलेक्ट्रिक फील्ड में छोड़ दो, किधर मूव करेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मूव करेगा या कोई और डायरेक्शन मूव कर सकता है? कोई भी चार्ज पार्टिकल है, मान लो एक इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से एक चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, किधर मूव करेगा? तो इस पे फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है तो फोर्स इधर लगता है, तो क्या इधर की ओर जाएगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही जा रहा है, क्या हमेशा जाएगा? जैसे मान लो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड इस टाइप से ऐसे, यहाँ चार्ज पार्टिकल को छोड़ दिया, यहाँ पे ही ऐसे लाइंस रहा हो, यहाँ से चार्ज पार्टिकल छोड़ दिया, अभी इस पे फोर्स किधर लगेगा? या फोर्स ऐसे टेंजेंट कॉलम लगेगा, टेंजेंट कॉलम लगेगा, फोर्स किधर लगेगा? मतलब इधर जाना चाहेगा तो कहीं ये यहाँ निकला होगा, फिर यहाँ का जो लाइंस होगा वो फोर्स किधर लगाएगा? ऐसे ऐसे फोर्स लगाएगा इधर इस टाइप से, यहाँ कहीं निकलेगा
फिर वहाँ का लाइन्स जो है वो उसके अकॉर्डिंग फोर्स लगाएगा, क्या इस पाथ पे जाने वाला है या डिफरेंट पाथ गेन करेगा, क्योंकि टेंजेंट का लॉन्ग फोर्स लगता है तो टेंजेंट का लॉन्ग लगेगा, किधर ना भागेगा ये, फिर वहाँ जाएगा तो उसके टेंजेंट का लॉन्ग, फिर वहाँ जाएगा उसके टेंजेंट का लॉन्ग। तो किसी चार्ज पार्टिकल को अगर छोड़ दोगे तो इलेक्ट्रिक लाइन्स के लॉन्ग ही मूव करेगा, कोई गारंटी नहीं है। अगर लाइन स्ट्रेट होगा तो इलेक्ट्रिक लाइन्स का लॉन्ग मूव करेगा, लाइन अगर कर्व होगा तो उस केस में इलेक्ट्रिक लाइन का लॉन्ग मूव नहीं करेगा। मूव कराने के लिए क्या करना होगा, इसको स्लोली लेके जाओ, पकड़ के लेके जाओ, मतलब स्लोली छोड़ो। जैसे डॉगी को तुम वॉक कराने जाते हो तो उसको पकड़ के रखते हो तो धीरे धीरे उसको लेके जाते हो, धीरे धीरे जाता है, धीरे धीरे रस्सी को छोड़ते हो या मतलब धीरे धीरे उसके तरफ जाते हो। तो अगर इसको स्लोली यहाँ पे ऐसे हाथ कर दो, इसको स्लोली लेके जाओगे तब इसके अलॉन्ग जाएगा, क्योंकि उसके समय तुम वेलोसिटी गेन नहीं करने दोगे। अभी क्या होगा कि फोर्स लगने से वेलोसिटी गेन हो जाएगा, वेलोसिटी गेन होगा तो उसके समय वो टेंजेंट का लॉन्ग मोशन करना शुरू हो जाएगा। तो टेंजेंट लॉन्ग मोशन करना शुरू होगा तो आगे की ओर भागना शुरू हो जाएगा, दूसरे पाथ पे जाना शुरू हो जाएगा। तो ये यहाँ पे एक डिस्कशन है। इफ चार्ज पार्टिकल is released in electric field, then it may or may not मूव कर भी सकता नहीं भी कर सकता, पॉसिबिलिटी की बात है। जो मे की मैं लिख रहा हूँ मे और मे नॉट मूव along electric field lines, ये लेकर may और may not move along electric field lines। इस लगा रहा हूँ लाइन्स के लिए, जैसे लगा के लास्ट में EFL भी कहीं कहीं लिखा मेरे पास से दिक्कत नहीं। If a charge particle is released in electric field, then it may or may not move along electric field lines। तो मूव कर भी सकता नहीं भी कर सकता। कब मूव करेगा? If electric field lines is a straight line, then charge will, अभी will लगा रहा हूँ, अगर स्ट्रेट लाइन होगा तो कंफर्म मूव करेगा, उसके बाद इसलिए will लगा, चार्ज will मूव along इलेक्ट्रिक field। रेस से छोड़ोगे तब, जैसे ग्रेविटी वगैरह में होता है, रेस से छोड़ोगे तब ना ग्रेविटी का लॉन्ग जाता है। अगर प्रोजेक्टाइल मोशन प्रोजेक्टाइल छोड़ते ऐसे कर्व चला जाएगा। तो ग्रेविटी क्या है? स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन से ग्रेविटी का और अर्थ के नजदीक एटलीस्ट स्ट्रेट लाइन से वही हम लोग बात करेंगे। एक्चुअल में जो ग्रेविटेशन वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड डायरेक्ट है, तो भी उसका भी डिस्कशन एग्जैक्टली इसी पैटर्न पे होने वाला है। तो अगर स्ट्रेट लाइन होगा और यहाँ पे देखो रिलीज फ्रॉम रिलीज है, रिलीज मतलब रेस्ट से ही रिलीज होगा, ये रिलीज फ्रॉम रेस्ट लिख सकते हो, फ्रॉम रेस्ट। वेलोसिटी दोगे तब तक फिर वो पहले तो वेलोसिटी का लॉन्ग ही जाता है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने वेलोसिटी का लॉन्ग जाता है, उसके बाद वेलोसिटी चेंज होता है फोर्स के अकॉर्डिंग। तो पहला मोशन तो वेलोसिटी के अकॉर्डिंग होता है, उसके बाद फोर्स उस वेलोसिटी को चेंज करता है, तो जब वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो मोशन चेंज हो जाएगा। इलेक्ट्रिक लाइन इज अ स्ट्रेट लाइन, देन चार्ज विल मूव अलोंग इलेक्ट्रिक लाइन। और अगर इफ इलेक्ट्रिक लाइन इज अ कर्व लाइन, then charge will not move along electric field। तो अगर कर्व लाइन है तो उसके समय इलेक्ट्रिक लाइन्स का लॉन्ग मूव नहीं करने वाला, चाहे ऐसे स्ट्रेट होगा। इस केस में अगर चार्ज को छोड़ोगे सीधे इधर भागेगा, लेकिन अगर कर्व होगा ऊपर में कर्व होगा यहाँ चलना शुरू किया, यहाँ चार्ज चलना शुरू किया, तभी फोर्स इधर लगा होगा, ये कहीं यहाँ पहुँच सकता है, फिर फोर्स इधर लगेगा तो कहीं यहाँ पहुँचेगा, फिर फोर्स इधर लगेगा तो कहीं यहाँ पहुँचेगा, फिर फोर्स इधर लगेगा तो कहीं यहाँ पहुँचेगा। तो ये इसका पाथ है। तो ऐसे कुछ रैंडम सा पाथ होगा, ऐसे कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स का लॉन्ग नहीं जाने वाला, कुछ रैंडम सा पाथ होगा। और ऐसे इलेक्ट्रिक लाइन्स प्रॉपर स्पेसिंग पे होगा, एक दूसरे कट नहीं करने वाला,
तो ये इलेक्ट्रिक जो फील्ड लाइन है उसके पास में जाने वाला नहीं, ये कब जब कर्व्ड वाला होगा तो उस केस में नहीं होगा। ठीक है, चलो कुछ इसमें क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स डायग्राम दे रहा हूँ, उसके लिए इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करना है। जैसे कि ये स्फीयर है, कंडक्टिंग मेटल स्फीयर, चार्ज नहीं न्यूट्रल है, अधिक चार्ज यहाँ पर रखा है। इलेक्ट्रिक लाइन्स कैसे इसका होगा उसको तुमको ड्रॉ करना है। वीडियो पॉज करके नोट ट्राई कर सकते हो, इसका मैं सोल्यूशन कर दे रहा हूँ, क्वेश्चन के साथ साथ सोल्यूशन कर दे रहा हूँ। देखो अब चूंकि ये कंडक्टिंग स्फीयर है, कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, पहले ही बता चुका। जब इलेक्ट्रोडायनेमिक कंडीशन होगा, जो चार्ज वगैरह जो मोशन वाला होगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसमें इलेक्ट्रिकल आता है, वही इलेक्ट्रिकल मोशन कराता है। लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन जब इक्विलिब्रियम गेन हो गया, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, चार्ज का मोशन हो नहीं रहा है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन होता है। उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। जब चार्ज जो जिधर जाना था अपना अरेंजमेंट करना था वो कर लिया। तो इसमें एक चीज और बताया था कि ये भी 0 करता कैसे, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक कुछ ना कुछ जाएगा, लाइन्स पे जाना चाहेगा, ये लाइन्स को रोकता है। कैसे? यहाँ पे माइनस चार्ज को जनरेट करके इस लाइन्स को रोकेगा। अब लाइन्स कैसे जाएगा? सीधे से जाएगा क्या? यहाँ तो सीधे चला जाएगा, ये वाला जो सेंटर वाला है होगा। बताया था कि सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन जाता है, तो परपेंडिकुलर जाएगा तो क्या ऐसे जाएगा, यहाँ पे सरफेस को भी होरिजेंटल भी नहीं होगा, तो ऐसे अच्छा होगा ताकि ये परपेंडिकुलर ऐसे जाएगा, ताकि ये परपेंडिकुलर इस टाइप से 90 डिग्री सही से दिखा सकते इस तरह से लाइन्स सरफेस पे ही रहेगा, सरफेस से अंदर नहीं जाने वाला। यहाँ भी ऐसे रहेगा, यहाँ परपेंडिकुलर होगा, यहाँ भी ऐसे होगा, परपेंडिकुलर होगा। कुछ लाइन्स हो सकता है ऐसे करके इधर से निकल जाए, ऐसे अपना रफली ये डायग्राम रहेगा। कुछ लाइन्स इधर ऐसे सीधे जाएगा, कुछ इधर जाएगा, कुछ ऐसे करके निकल जाएगा, कुछ इधर जाएगा। इधर वाला लाइन्स अनअफेक्टेड होगा तो इधर जाएगा। ये जो लाइन से यहाँ गया, अब जितना यहाँ पे ये माइनस चार्ज जनरेट हुआ होगा, क्या उतना ही यहाँ पे प्लस चार्ज जनरेट होगा? ये अगर एक माइनस की वजह कितना होगा? प्लस की, वही से ना इलेक्ट्रॉन इधर आया होगा, जितना यहाँ माइनस की होगा उतना ही कितना होगा? क्या होगा? ये प्लस की। मतलब जितना लाइन से यहाँ इंटर किया, टर्मिनेट किया, उतना ही लाइन से यहाँ से निकलना चाहिए, ऑरिजिनेट करना चाहिए। बताया था चार्ज के पोर्शन होता है 1 2 3 4 5, यहाँ से 5 ही लाइन ड्रॉ करना है, ज़्यादा नहीं ड्रॉ करना, ना कम ड्रॉ करना है। ये तो इधर हो जाएगा, और ये सब जो लाइन है लगभग ये हो सकता है थोड़ा सा कर्व हो जाए इस लाइन का, दो लाइन से एक दूसरे के रिपेल करते हैं तो रफली ये लाइन्स ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग। ये इधर गया, ये लाइन हो सकता है थोड़ा सा कर्व हो जाए इस लाइन की वजह से, एक दूसरे को कट नहीं करने वाला। ये हाथ 5 लाइन है तो भी 5 लाइन नहीं होगा, यहाँ रखोगे एक परपेंडिकुलर ही निकलेगा। ये आउटर वाला लाइन स्लाइटली कर्व होगा, इधर वाला लाइन नहीं भी कर्व होगा, स्ट्रेट भी जा सकता है। यहाँ से निकलेगा परपेंडिकुलर, मर्ज भी करेगा परपेंडिकुलर। तो इसका ड्राइंग हो गया इलेक्ट्रिक लाइन्स का। ठीक है, समझ में आ गया? लाइन्स को परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करना है, ऐसे मुड़ेगा। एक चीज और यहाँ पे इस प्लस से इस माइनस का लाइन्स नहीं आने वाला, ये नहीं कि यहाँ से यहाँ ऐसे लाइन्स आ जाएगा। प्लस से माइनस में जाता है ना, तो सेम मेटल स्फीयर पे ऐसा नहीं होने वाला। सेम मेटल स्फीयर है वो भी कंडक्टिंग है, तो उस केस में ऐसा नहीं होने वाला। जो कंडक्टिंग स्फीयर है प्लस से यहाँ पे माइनस के लाइन्स नहीं जाने वाला है, तो ध्यान रखोगे। यहाँ प्लस से सीधे माइनस का लाइन्स ऐसे मत कर देना, यहाँ प्लस से माइनस, ये प्लस से माइनस आ गया, यहाँ भी प्लस से माइनस जाएगा, तो ऐसा होने वाला नहीं है। तो कंडक्टिंग में ऐसा होने वाला नहीं है, तो ध्यान रखोगे। दूसरा यहाँ पे ड्रॉ कर सकता हूँ ऐसे, जो लाइन से ऐसे मत ड्रॉ कर लेना, ये लाइन गलत है, ये नहीं होगा,
ये वाला नहीं करना है, प्लस से माइनस। ये मेटल या स्फीयर नहीं, मेटल का मेटल या कंडक्टर से सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है। ये चार्ज जो है सेंटर पे, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, सेंटर पे चार्ज रखा हुआ है, मेटल का है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइन ड्रॉ करना है, कैसे होगा? तो मेटल का है, कुछ ना कुछ तो थिकनेस रहा ही होगा ना, कुछ ना कुछ थिकनेस होगा, तो थिकनेस को भी यहाँ कंसिडर करना होगा। उसी थिकनेस पे ऐसे में ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ थिकनेस अब इस थिकनेस में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? 0 होगा। यहाँ पे इलेक्ट्रिक लाइंस प्रेजेंट नहीं होगा, उसी को दिखाने के लिए कुछ ये थिकनेस है, जितना पतला सा ड्रॉ किया उसी को इतना थिकनेस दिया गया। अब यहाँ पे सेंटर पे है, सेंटर पे चार्ज इससे लाइन से निकलेगा, लाइन से स्ट्रेट ही जाने वाला, क्योंकि यही तो नॉर्मल होता है। यहाँ से अगर लाइन ड्रॉ करो, यहाँ परपेंडिकुलर स्ट्राइक करना चाहिए, क्या यहाँ से सीधे स्ट्रेट लेके जाओगे तो परपेंडिकुलर स्ट्राइक करेगा? नॉर्मल होता है, नॉर्मल जब होता है तो सीधे स्ट्रेट लेके जाओगे, परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा, ये परपेंडिकुलरली स्ट्राइक करेगा। अगर ये परपेंडिकुलर स्ट्राइक नहीं करता लाइन, तो उसके इसमें कर्व हो जाता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे परपेंडिकुलरली ही स्ट्राइक करेगा लाइन, इसलिए कर्व होने वाला नहीं है। यहाँ क्यू है, अगर यहाँ क्यू चार्ज है तो यहाँ कितना इंड्यूस होगा? जितना लाइन से यहाँ से निकला उतना ही ना यहाँ टर्मिनेट किया। जैसे इससे पहले क्या था, यहाँ लाइन से निकल रहा तो कुछ इधर भी भागा था, उतना सारा का सारा टर्मिनेट नहीं किया था, इसलिए क्यू था तो यहाँ स्मॉल क्यू माना था, उसी का माइनस नहीं माना था। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ प्लस क्यू है तो यहाँ एग्जैक्टली माइनस क्यू होगा उसी का, ये माइनस क्यू होगा यहाँ पे चार्ज, ये वाला होगा क्या? क्योंकि जितना लाइन से निकला उतना ही यहाँ टर्मिनेट कर रहा है। अब देखो यहाँ माइनस क्यू है तो यहाँ पे चार्ज जो है सरफेस पे, ये वाला सरफेस पे क्या प्लस क्यू होना चाहिए, यही से इलेक्ट्रॉन अंदर आया होगा इस लाइन को रोकने के लिए, इसमें लाइन से इंटर नहीं करने देगा। अब जितना लाइन से यहाँ टर्मिनेट किया उतना ही क्या बाहर निकलना चाहिए, तो कितने लाइन से? 8 को, तो बाहर 8 लाइन से निकाल दो। सिमेट्रिकल ही रहेगा। ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, सिमेट्रिकल होगा कि नॉन सिमेट्रिकल होगा? तो देखो यहाँ पे जो चार्ज है सबसे बराबर दूरी पे, सब तरफ लाइन इक्वल एक जैसा दिया है, इसलिए ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो सिमेट्रिकल होगा, सिमेट्री होगा, ये भी सिमेट्री होगा। यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म बोल सकते हैं, सिमेट्री ना बोल के यूनिफॉर्म बोल ज्यादा, यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। मतलब हर छोटे से एरिया में चार्ज बराबर होगा, ए भी यूनिफॉर्म और ए भी यूनिफॉर्म होगा। तो इसको तो बाहर से कोई मतलब ही नहीं है, तो इसलिए यूनिफॉर्म होने वाला है। इससे पहले वाला जो डिस्कशन था वो नॉन यूनिफॉर्म होगा, क्योंकि जो बाहर का चार्ज है वो नजदीक में ज्यादा डेंसिटी देगा, दूर वाले में कम डेंसिटी देगा जो चार्ज है उसका, इसलिए वहाँ नॉन यूनिफॉर्म होगा। अब यही चार्ज अगर सेंटर के अलावा कहीं और, मान लो सेंटर यहाँ मेटल, तब क्या होगा? क्या सीधे लाइन से ऐसे जाएगा? अब ऐसे लाइन जाएगा तो ये तो नॉर्मल नहीं होने वाला, क्योंकि सेंटर से जो लाइन जाता है वो नॉर्मल होता है। तो कैसा होना चाहिए? यहाँ भी कुछ सरफेस मान लेते हैं, उसका थिकनेस है, और लाइन्स यहाँ पे काम करो, थोड़ा सोनोग्राम करो, बड़ा में करते हैं, ड्राइंग अच्छा होगा, में ड्राइंग से बन जाएगा। थिकनेस है, सेंटर से यहाँ पे चार्ज, इसी कारण वहाँ पे लाइंस को ड्रॉ करना है। तो ये जो लाइन है ये तो परपेंडिकुलर होगा कंफर्म, इधर और इधर नहीं, ये सेंटर से पास करें, ये तो कंफर्म परपेंडिकुलर होगा। ये सेंटर, क्या ये लाइंस यहाँ से ऐसे ये परपेंडिकुलर होगा, ये लाइन होगा क्या? यहाँ सेंटर से जो लाइन जाता है वो परपेंडिकुलर, मतलब ये भी परपेंडिकुलर है,
और ये भी परपेंडिकुलर ऐसे कैसे हो सकता है? ये भी 90 डिग्री यहाँ से टेंजेंट, ये भी 90 डिग्री, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये कर्व होने वाला है। कैसे कर्व होगा? कर्व इस तरह से होगा कि ये जो लाइन है वो टेंजेंट बन इस कर्व पे। यहाँ दो पॉसिबिलिटी कर्व होने का, या तो ऐसे कर्व होगा इस तरह से मुड़ के, जो ऐसे कर्व होगा। दोनों पॉसिबिलिटी कौन सा होगा? पहला वाला है दूसरा वाला? ये जो पॉज करो सोचिए होगा, पहला वाला होगा दूसरा वाला, लेकिन लाइन होगा नहीं, या तो ऐसे कर्व होगा या वैसे कर्व होगा। कौन होगा? क्या पहला वाला होगा? ये लाइन टेंजेंट होना चाहिए। देखो पहला वाला होगा तो क्या ये इस पे टेंजेंट बन जाएगा? दूसरा वाला का टेंजेंट देखो उधर जा रहा है ऐसे, तो इस पे टेंजेंट सेंटर से पास करना चाहिए, तभी नहीं यहाँ नॉर्मल होगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है कहाँ से पास करना चाहिए? सेंटर से। तो देखो इस टाइप से कुछ होगा, तो ये नहीं होने वाला। तो ऑप्शन में यही सब रहता है, एक ऐसे करके बना देगा, एक ऐसे करके बना देगा। तो तुम्हें ध्यान देना है कौन सा पॉसिबल है। तो देखना ये है इससे जो टेंजेंट है उस सेंटर से पास करना चाहिए। उस कर्व पे, उस पॉइंट पे, मेटल वाले जो पॉइंट है जहाँ पे इंटरसेक्ट किया मेटल को, उस पॉइंट पे टेंजेंट सेंटर से पास करना चाहिए। बस इतना ही देखना है, ठीक है? तो लाइन से और भी लाइन हो गई यहाँ सेंटर पे टेंजेंट हो जाएगा, लाइन से टेंजेंट हो जाएगा यहाँ, और भी लाइन से होगा क्या? और भी ऐसे लाइन से इस तरह से लाइन से ड्रॉ कितना लाइन से? 8 ही लाइन से जनरली में ड्रॉ करना चाहूँ, ज़्यादा भी हो सकता है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सिमेट्रिकल लेकर के 1 2 हो गया, 1 2 3 4 5 ऊपर में, नीचे में 4 ही है। देखो वो ये लाइन सूट यहाँ चार्ज क्यू, अब यहाँ भी चार्ज माइनस क्यू होगा कंफर्म। तो जितना लाइन से निकला तो नहीं आया, ये क्या माइनस क्यू यूनिफॉर्म होगा कि नॉन यूनिफॉर्म होगा? देखो इसका नज़दीक है, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी कम होगा। इधर भी चार्ज डेंसिटी कम होगा, इधर चार्ज डेंसिटी जो होगा वो ज़्यादा होगा। तो ये नॉन यूनिफॉर्म होने वाला, ये जो होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। नॉन यूनिफॉर्म होगा, यहाँ चार्ज डेंसिटी ज़्यादा हुआ, इधर चार्ज डेंसिटी कम हुआ, एक जैसा चार्ज डेंसिटी नहीं हुआ। बाहर में कैसा होगा? देखो बाहर के चार्ज को अंदर से कोई मतलब नहीं, इतना तो है कि यहाँ माइनस क्यू, यहाँ प्लस क्यू होगा, ये कंफर्म। ये प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे माइनस क्यू रहेगा। इस वाले पे माइनस क्यू है, इस वाले पे क्या होगा? प्लस क्यू। ये प्लस क्यू इस पे डिस्ट्रीब्यूट हुआ होगा। इस प्लस क्यू को बाहर के इन्वायरमेंट से मतलब, अगर बाहर में चार्ज होता तो ये चेंज होगा, और बाहर में चार्ज नहीं होगा तो चेंज नहीं होगा। ये सब डिस्कशन समझने के लिए लाइन्स बहुत ज़्यादा अच्छा कंसेप्ट देता है। इस चार्ज को केवल और केवल बाहर के इन्वायरमेंट से मतलब है, क्योंकि लाइन से बाहर में देने वाला है, तो बाहर में कोई और चार्ज रहता तो उससे वो इंटरेक्ट करता, उसके अकॉर्डिंग अपने लाइन्स को चेंज कर सकता था। तो बाहर में तो चार्ज नहीं, दैट मीन्स यूनिफॉर्म होगा। हाँ ये कंफर्म है कि जितना लाइन्स यहाँ इंटर किया उतनी लाइन्स बाहर जाएगा। तो 12 हुए तो 12 को यूनिफॉर्म बना देना। देखो कैसे बना रहा हूँ, 4 को ऐसे हुआ, 2 को बीच में डाल दो, 8 बार ड्रॉ करना है, 2 को बीच में डाल दो, यूनिफॉर्म होगा। ये जो चार्ज है ये कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये चार्ज जो होगा वो यूनिफॉर्म चार्ज, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म होगा। ये बाहर वाला जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो यूनिफॉर्म होगा, ठीक है? क्योंकि बाहर में कोई नहीं है। ये ध्यान रखोगे, बाहर का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को बाहर के जो चार्ज प्रेजेंट है उस पर डिपेंडेंट होगा, अंदर के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को अंदर में जो चार्ज प्रेजेंट है उससे मतलब होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म होगा, लेकिन ये कैसा होगा? यूनिफॉर्म होगा। ये इसका इलेक्ट्रिक लाइन्स होगा। नोट डाउन कर लो, क्वेश्चन और करते हैं इसमें। नंबर था तीसरा नंबर था, तीसरा चौथा। जब मान लो 3 चार्ज होता होगा, Q1 Q2 Q3, 3 पॉजिटिव है। इनका लाइंस ड्रॉ करना कैसे होगा? तो देखो ये एक दूसरे को रिपेल करने वाले हैं, ठीक है? क्योंकि इसका लाइंस इसको रिपेल करेगा, इसका लाइंस इसको रिपेल करेगा। तो ट्राई करके देख सकते, ट्राई करो कल। तो यहाँ से लाइंस इस पर तो जा नहीं सकते, यहाँ से लाइंस ऐसे निकलना चाहेगा लेकिन आने नहीं देगा। तो क्या ये ऐसे करके कुछ मुड़ेगा? इसका लाइंस ऐसे करके मुड़ेगा, कुछ लाइंस ऐसे करके जाएगा,
लाइन कुछ ऐसे करके जाएगा, ये भी नहीं आने देगा अपने पास, ये लाइन से ऐसे करके मुड़ जाएगा, इसका लाइन से वहाँ नहीं जाने वाला, ऐसे करके मुड़ेगा, ये भी अपने पास नहीं जाने देगा तो ऐसे करके मुड़ जाएगा, ये ऐसे करके मुड़ेगा, ये और भी लाइन्स होगा, ये लाइन्स होगा, इधर भी लाइन्स हो सकता है, इधर भी लाइन्स हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी होगा, इधर कुछ होगा, इस तरह से होगा। सब एक दूसरे को रिपेल करेंगे, जो तीनों पॉजिटिव है, तीनों जो पॉजिटिव है तो सब एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो इसका लाइन से ऐसे भाग गया, इसका लाइन से ऐसे भाग गया, तो ये कुछ इसका लाइन्स का इसका ड्रॉइंग हो जाएगा जब तीनों पॉजिटिव है। तो 2 में तो डिस्कस किया था, 3 में हो या ज़्यादा भी हो तो उसके अकॉर्डिंग भी बात कर सकते हो, तो इसका ड्रॉइंग हो जाएगा। मान लो एक -2 जैसा, 2 प्लस और 1 माइनस, इसमें था कि प्लस से माइनस जाने वाला, तो प्लस से माइनस लाइन्स तो जाएगा ऐसे ऐसे, ये भी लाइन्स अपना यहाँ पे दिया होगा, ऐसा नहीं कि नहीं दिया होगा, ये भी दिया होगा ये लाइन्स, ये एग्जैक्टली स्टेट हो भी सकता नहीं भी हो सकता, ये रिपेल कर रहा हो लाइन्स ऐसे होगा। कुछ लाइन्स यहाँ से निकल के बाहर भी जाएगा, यहाँ रिपेल, ये दोनों रिपेल करेंगे कंफर्म, ये दोनों लाइन से दूसरे रिपेल जाएगा, यहाँ से ऐसे जा सकता है, कुछ बाहर ऐसे निकल जाएगा, कुछ इधर बाहर निकल जाएगा, ये दोनों लाइन को रिपेल करेंगे, इधर लाइन निकल जाएगा। कुछ यहाँ इन्फिनिटी से भी लाइन्स आता है, वो हम लोग दिखा सकते हैं, इन्फिनिटी से इसके लाइन्स है, तो कुछ इससे लाइन्स किया, तो कुछ इससे लाइन्स किया, कुछ इससे लाइन्स किया, कुछ इन्फिनिटी से लाइन्स है, ये दोनों लाइन से दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, इस तरह से लाइन्स के यहाँ पे कुछ ड्राइंग होने वाला है। ये हुआ तुम्हारा इलेक्ट्रिक लाइन्स। इसके बाद डिस्कशन है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स में डिस्कशन आता है एरिया वेक्टर का, तो सबसे पहले उसी की बात कर लेते हैं, एरिया वेक्टर, तब जाके हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का। भाई डिस्कशन, इंपॉर्टेंट डिस्कशन आने वाला एरिया वेक्टर, हम लोग बात कर लेते हैं एरिया वेक्टर। अच्छा, एरिया जो है वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो पता है ना, जो प्लेन सरफेस है, जो स्मॉलेस्ट एरिया, इनफैक्ट स्मॉलेस्ट एरिया जो है, स्मॉल एरिया वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, मैथ में भी डिफाइन करोगे, स्मॉल एरिया जो होता है उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी करते हैं। बड़े एरिया में प्लेन एरिया होना चाहिए, तो क्या होता है इसका डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर always perpendicular to the surface at which area vector जिस पॉइंट पे एरिया वेक्टर ड्रॉ करना है वहाँ जो सरफेस होगा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। जैसे कि प्लेन सरफेस है, प्लेन सरफेस पे कहीं पे भी एरिया वेक्टर ले लो, ऐसे सब सेम डायरेक्शन में होने वाला ये सरफेस हो, या चलो इसको इस तरह से मैं ड्रॉ कर दूँ, यहाँ एरिया वेक्टर चाहिए था ऐसे हो जाएगा, सरफेस के परपेंडिकुलर, यहाँ एरिया वेक्टर चाहिए था ऐसे ही होगा, सरफेस के परपेंडिकुलर होगा कि नहीं होगा, ये एरिया वेक्टर हो जाएगा जो सरफेस के परपेंडिकुलर होता है हमेशा। एरिया वेक्टर जो होता है उस पॉइंट जो भी जहाँ पे चाहिए वहाँ पे स्मॉल सरफेस ले लो, उस सरफेस का परपेंडिकुलर। तो प्लेन सरफेस में तो सब एक जैसा ही होना है, लेकिन अगर कर्व्ड सरफेस हो, कर्व्ड जैसा सरफेस है, ऐसे कुछ सरफेस हो, तो किसी भी कर्व्ड सरफेस का छोटा सा पार्ट लेते हो तो प्लेन ही हो, जैसे कि अर्थ कैसा प्लेन है कि स्फीयर है, अर्थ एक लार्ज स्फीयर है, लेकिन तुमको तो प्लेन ही दिखाई देता है ना, ऐसा तो नहीं घर से बाहर निकल के देखते हो अर्थ एकदम स्फीयर जैसा सॉलिड स्फीयर दिख रहा है, ऐसा तो नहीं है तुमको सरफेस एकदम प्लेन दिख रहा है, क्योंकि उस सरफेस के उस स्फीयर के वो छोटे से पार्ट हो, 6400 किलोमीटर रेडियस है, तो उसका तुम 1.5 मीटर का ही हो तो तुमको पूरा कर्वेचर दिखने वाला नहीं। हाँ, बहुत ज़्यादा हाइट पे 2-4 किलोमीटर हाइट पे जाओगे और ज़्यादा हाइट पे जाओगे तो तुमको कर्वेचर दिखेगा, तो पूरा अर्थ एज ए होल स्फीयर तब दिखेगा जब 200-400 किलोमीटर या और भी ज़्यादा दूर पे जाओगे
तरह जाके दिखने वाला है, ऐसा दिखने वाला नहीं है। तो किसी भी कर्व का या किसी भी सरफेस का स्मॉल पार्ट ले दो तो प्लेन ही दिखाई देता है। तो यहाँ पे अगर एरिया वेक्टर लेना है, यहाँ पे स्मॉल कर्व लो, इसके परपेंडिकुलर यही टैंजेंट हुआ, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो यहाँ पे एरिया वेक्टर होगा, टैंजेंट हुआ परपेंडिकुलर, यही यहाँ पे एरिया वेक्टर, यहाँ पे एरिया वेक्टर के से होगा, यहाँ स्मॉल लो, ये यहाँ पे एरिया वेक्टर। देखो हर जगह एरिया वेक्टर अलग अलग होगा, तो हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर कैसा हो रहा है, अलग अलग डायरेक्शन हो रहा है, इसी को हम लोग बोलते हैं एरिया वेक्टर। इस एरिया को वेक्टर डिस्कशन लेकर लिखते हैं, तो क्या बोल देते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोल देते हैं एरिया वेक्टर। वो एरिया वेक्टर यहाँ पे जो ओपन सरफेस है, दो डिस्कशन, एक ओपन सरफेस के लिए, एक क्लोज सरफेस के लिए। ओपन सरफेस अगर है तो दो डिस्कशन हो सकता है एरिया वेक्टर का, ये जो सरफेस इसके उधर ऊपर की ओर या नीचे की ओर, या ऐसे सरफेस है तो उधर राइट की ओर या लेफ्ट की ओर, ऐसे सरफेस इधर की ओर इधर की ओर, दो परपेंडिकुलर होगा, इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। तो ओपन सरफेस के लिए दो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो सकता है, और उसमें भी कोई एक ही डायरेक्शन लेते हैं हम लोग फ्लक्स के लिए, कैसे लेते हैं आगे बात करेंगे। लेकिन ओपन सरफेस के लिए दो डायरेक्शन हो सकता है, लेकिन क्लोज सरफेस के लिए सिंगल डायरेक्शन होता है। कैसे होता है बात करते हैं। फॉर ओपन सरफेस देयर कैन बी two direction of area vector at the surface। दो डायरेक्शन यहीं पे, डायरेक्शन ऊपर भी हो सकता है या डायरेक्शन जो है एरिया वेक्टर का ऐसे ही हो सकता है। और उसमें कौन सा लेना है तो जब हम लोग डिस्कशन करेंगे फ्लक्स का, उसमें ये भी डायरेक्शन हो सकता है या ये भी डायरेक्शन हो सकता है ओपन सरफेस के लिए। हमारा ऐसे ही ओपन सरफेस है, केवल ऐसा ही। इस पॉइंट पे एरिया वेक्टर का डायरेक्शन हो सकता है इधर भी ले जाए या इधर भी ले जाए, डिपेंड करेगा कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है। एक्चुअली इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड होता है, तो इनिशियल जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है इसके ऊपर एरिया वेक्टर का डायरेक्शन दिया जाता है। तो इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है ओपन फील्ड। लेकिन अगर क्लोज सरफेस होगा तो उसका फिक्स है, क्लोज सरफेस में एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो है वो फिक्स है। तो नोट डाउन कर लो, बात करते हैं। क्लोज सरफेस तो क्लोज सरफेस के लिए किधर होगा, तो क्लोज सरफेस एरिया वेक्टर इज ऑलवेज आउटवर्ड नॉर्मल। एरिया वेक्टर किधर होगा, हमेशा बाहर के जो नॉर्मल होगा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड में है। इसके लिए तो जो सरफेस जो है वो क्लोज, जैसे मान लो स्फीयर की बात करें, क्लोज सरफेस इसका एरिया वेक्टर किधर होगा, यहाँ पे लेके चलोगे इधर एरिया वेक्टर होगा, ये वेक्टर या बहुत बार डीएस वेक्टर भी होता है, यहाँ पे लेके चलोगे इधर की ओर एरिया वेक्टर होगा, यहाँ लेके चलोगे इधर की ओर एरिया वेक्टर होगा। क्या मान लो कुछ क्यूब वगैरह का ऐसे साथ एक्स एक्सिस मान लो, वाई एक्सिस, ओ ए और मुझे एरिया वेक्टर चाहिए किसका, मान लो मुझे चाहिए ओ ए बी सी, इसका एरिया वेक्टर चाहिए। कैसे लिखेंगे, मान ली वाला लेंथ ए है, ये वाला लेंथ बी है, ये वाला लेंथ सी, ये लेंथ ए है, ये बी है, ये बी होगा, हाइट सी है। हमें इसका एरिया वेक्टर चाहिए, तो पहले तो एरिया लिख लो। इसका एरिया क्या है, ये जो एरिया, ये इसकी ना बात कर रहे हैं नीचे वाला, इसका एरिया है क्या, इसका एरिया क्या, ए इंटू बी है, ए इंटू बी एरिया हो जाएगा। वेक्टर लिखने आता होगा मैग्नीट्यूड यूनिट वेक्टर, तो मैग्नीट्यूड है 7 यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर किधर होगा, ये प्लेन ऐसे है, प्लेन के परपेंडिकुलर दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो ऊपर की ओर या नीचे की, मतलब जेकेट या माइनस जेकेट। क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल प्लेन होगा ऐसे। ये क्लोज सरफेस है, क्यों क्लोज है, क्लोज है, इधर बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर, आउटवर्ड नॉर्मल का लॉन्ग होना है। ये इसका एरिया वेक्टर होगा, ये यहाँ पे डी वेक्टर होगा इस सरफेस का, तो क्या हो जाएगा, माइनस जेकेट होगा। क्या सेम मैंने बताओ एरिया वेक्टर किसका, तो बी सी डी
क्लोज सरफेस ये बी सी डी जी जो है सरफेस है, इस सरफेस का बताना है। कितना मैग्नीट्यूड होगा, बी इंटू सी होगा क्या इस सरफेस का, ये बी ये वाला सी, तो बी इंटू सी हो गया। ये डायरेक्शन होगा, ये डायरेक्शन कौन सा है, क्या आई कैप का डायरेक्शन है आउटवर्ड नॉर्मल, तो कौन सा डायरेक्शन है, ये आई कैप का डायरेक्शन है कि नहीं। ये सरफेस ऐसे एक्चुअल में ये इधर है तो ये ऐसे में है, ऐसे सरफेस के परपेंडिकुलर, तो सरफेस का नहीं लेना, सरफेस का परपेंडिकुलर जो वो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देगा, तो सरफेस का जो परपेंडिकुलर है वो तुमको किसका डायरेक्शन देगा, एरिया वेक्टर का, आई कैप हो गया। इसका अगर लेना हो पीछे वाला भी ले सकते एरिया वेक्टर किसका, ओ सी डी, इसका मतलब एरिया ओ सी डी का, ओ सी डी इसका लेंथ क्या होगा, तो ए वाला सी, एक ए है सी है, तो एरिया कितना हो जाएगा, ए सी। डायरेक्शन क्या होगा, तो ऐसे ये ना है ये वाला, तो उधर की ओर अंदर की ओर, इधर जे के है तो उधर क्या माइनस के होगा, इस तरह से, और अंदर की ओर हम लेना आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल अंदर की ओर होगा, तो अंदर की ओर होगा तो क्या माइनस के तक हो जाएगा। तो कहीं भी एरिया वेक्टर इस तरह से हम लोग लिख सकते, कोई भी वेक्टर का एरिया वेक्टर इतना इस तरह से वहाँ पे लिखा जा सकता है। और कंबाइन का भी लिखा जाता है, जैसे मान लो ये दोनों मिला के लिखना हो, तो दोनों मिला के लिखना हो तो दो एरिया वेक्टर होगा, इसका अलग होगा इसका अलग होगा, दो एरिया वेक्टर होगा, इसका अलग एरिया वेक्टर होगा इसका अलग एरिया वेक्टर होगा। तो कोई एक प्लेन सरफेस का डायरेक्ट लिख सकते, पूरे का एरिया वेक्टर डायरेक्ट लिख सकते, पूरे कंबाइन करोगे यहाँ सब मिला के जीरो भी होने वाला, नेट वेक्टर समझिए ऐसे, तो पूरे सरफेस का लेके चलोगे यहाँ पे, तो यही एक बहुत बार बोला जाता है कि जो अगर कोई एक क्लोज सरफेस यूनिफॉर्म जैसा हो उसका नेट एरिया वेक्टर जो होता है वो जीरो होता है, सब मिला दोगे तो नेट किधर होगा जीरो, ये इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, इससे कैंसिल आउट, नेट एरिया वेक्टर मिलकर कितना हो जाएगा, नेट एरिया वेक्टर इससे। तो डिस्कशन एरिया वेक्टर का हो गया। नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर होगा उसमें मैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात करूँगा, उसमें डिस्कशन करूँगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स।